फिर नौकरी करने के में जो आपको शारीरिक और बौद्धिक श्रम मिल रहे उसके बदले क्या पैसा मिलेगा, सब चीजों का मूल्यांकन। आप खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसका मूल्यांकन यद्यपि पैसे में होता है, लेकिन जो है पैसे से पहले तो बहुत कुछ है, उसके बारे में भी तो सोचो। अर्थ माना कि किसी के निष्कर्ष के रूप में सामने आ सकता है, उन चीजों का मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन अर्थ के मात्र केवल अर्थ को केंद्र में रख करके सब चीजों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अब तप का क्या मूल्यांकन करेंगे, चरित्र का क्या मूल्यांकन करेंगे? इसलिए इन चीजों की ये है इसका दोष। माना कि कोई ना कोई तो मापदंड अपनाना पड़ेगा चीजों के मूल्यांकन के लिए। अब पैसे को मापदंड बना लिया, लेकिन अब क्योंकि चरित्र का कोई वैसी कीमत होती नहीं पैसे में कि एक आदमी चरित्रवान है लेकिन वैसे आर्थिक रूप से दरिद्र है, एक आदमी जो है आर्थिक रूप से बड़ा वैभवशाली है, हजारों लाखों करोड़ है, लेकिन जो है कैरेक्टर के नाम पर जीरो है। तो ये हमने जो है सर्वोच्च प्राथमिकता इसलिए अर्थ को नहीं दी। सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी? धर्म को। धर्म पूर्वक वो अर्थ भी हो तो ठीक है, अर्थ का हमने अनादर भी नहीं किया। कभी भी हमने दरिद्रता को कभी भी धर्म नहीं कहा, मैं इस शब्द का बार बार प्रयोग करता हूं, लेकिन हमने अर्थ को सर्वोपरि नहीं रखा। बात इसी की आती है, सबसे ऊपर क्या रहेगा? सबसे ऊपर तो ज्ञान रहेगा, सबसे ऊपर तो चरित्र रहेगा, सबसे ऊपर तो तप रहेगा। अब जो विकास की बातें की जा रही हैं, तो इस बात को आदरणीय पंकज जी भी बार बार कहते हैं, और जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, चिंतक हैं, वो सब भी इस बात को कहते हैं, भाई विकास को केवल पैसे पर केंद्रित कर दिया है, विकास को केवल वस्तुओं पर केंद्रित कर दिया है। वो सारा पैसा और सारी वस्तुएं जिस व्यक्ति के लिए हैं उसके बारे में भी तो सोचो। पहले विकास का अर्थ होता है उसमें ज्ञान कितना बढ़ा हुआ है, उसका ज्ञान कितना ऊंचा, उसका चरित्र कितना ऊंचा है, उसके भीतर करुणा का भाव कितना ऊंचा है, वो ऐसे उसमें पराक्रम कितना है। इनसे ये कहते थे ये आदमी विकसित है। जैसे मैं कह रहा था ना, जागृत, विकसित, प्रकाशित, एक ही बात है वो। पूर्ण जागृत, पूर्ण विकसित। विकास का अर्थ ऐसा होता था उस आदमी का, जो व्यक्ति जितना विकसित होता था उतना ही ज्यादा वो अपरिग्रह में चला जाता था, उतना ही ज्यादा जो है वो कुंभी धान्या ब्राह्मणा ऐसा कहा जाता था, वो जितेंद्रिय होता चला जाता था, उतना ही ज्यादा तेजस्वी होता चला जाता था। तो ये चीजें अब हम अब कह रहे हैं कि हम इस समाज में इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। तो व्यवस्था माने शिक्षा व्यवस्था। अब इसमें इतिहास कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, राजनीति कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, समाजशास्त्र कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, चिकित्सा शास्त्र कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, विधि शास्त्र कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, राजनीति शास्त्र कैसे पढ़ाया जाना चाहिए जो है, और इनसे, और ये जो हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जो उसी से व्यक्ति बनेगा, उसी से व्यवस्थाएं बनेंगी। जैसा हम पढ़ेंगे वैसा ही हम करेंगे, वैसा ही हम जिएंगे। जैसा हमारा ज्ञान तो जीने के लिए होता है ना, जैसा हम जानेंगे वैसा हम जिएंगे। तो समाज को बदलने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहली सीढ़ी होगी शिक्षा व्यवस्था को बदलो। जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी कुछ भी नहीं बदल सकता, क्योंकि शिक्षा का असर हमारे समग्र जीवन पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है, हमारे फिर समाज पर भी पड़ता है। तो व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा शुरू होती है शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन से। फिर उसके बाद में आगे की दूसरी जो समाज की नियंत्रक शक्तियां हैं उनको बदलने की आवश्यकता होगी। तो आप लोग भी सोचते होंगे कि यह व्यवस्था परिवर्तन का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि उसको कहने में लोग जो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं कि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी। स्वामी जी ये बताओ। मैंने कहा भाई वैकल्पिक व्यवस्था तो विकल्प, मूल व्यवस्था क्या होगी भारत की, उसको मूल व्यवस्था कह सकते हैं। वैकल्पिक व्यवस्था तो जो है दोयम दर्जे का शब्द है। तो भारत की मूल व्यवस्था क्या होनी चाहिए?
भारत की भारतीय व्यवस्था क्या होनी चाहिए, स्वदेशी व्यवस्था क्या होनी चाहिए, उसके स्वरूप के बारे में हमको प्रामाणिकता से चिंतन करना है। और इसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था का पूरा स्वरूप क्या हो, उसके लक्ष्य क्या हो, ये बड़े बड़े विषय हैं। लेकिन आज एक निष्कर्ष के रूप में इन संदर्भों में कुछ आज हम चर्चा करेंगे। और फिर चिकित्सा व्यवस्था का स्वरूप क्या होना चाहिए। अब शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप तो हमारे यहां पर सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा थी नहीं, जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, जिसको आजकल जो है ये अंग्रेजी में पढ़े लिखे लोग बोलते हैं कि जो हमारा एंसेंट एजुकेशन सिस्टम, जो हमारी प्राचीन जो शिक्षा पद्धति थी, वो हमारी सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा क्या थी, वैदिक शिक्षा पद्धति क्या थी और उसका स्वरूप क्या था, यह हमें बोध होना चाहिए। तभी तो हम बदलेंगे, कि शिक्षा को बदलना है। आज की शिक्षा में पूरा सिद्धांततः बहुत बड़ा फर्क है। देखो सारा जो संघर्ष, मैंने बार बार इस बात को कहा कि पूरी दुनिया में जो पूरा संघर्ष है, जो लड़ाइयां हैं, जो युद्ध है, वो मूलतः विचारधारा का है, मूलतः वो मान्यताओं का है, सिद्धांतों का है। ये बहुत बड़ी चीज है। और दुर्भाग्य से आज जो परिवर्तन की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उन लोगों की विचारधाराओं में और सिद्धांतों में, मान्यताओं में कोई फर्क नजर नहीं आता। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा तो शिक्षा व्यवस्था कैसी हो हमारी, चिकित्सा व्यवस्था कैसी हो। आजकल शिक्षा के लिए शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही है, पैसे के लिए शिक्षा पढ़ाई जा रही है। पढ़ने के लिए भी पैसा, और पढ़ने के बाद इससे क्या पैसा मिलेगा, उसमें भी वही गड़बड़ आ गई। और फिर उसमें और दूसरी और चीजें हैं। मैं इसमें ये मानता हूं कि चलो इसमें भी फर्क है थोड़ा, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि में, कि जैसे वैदिक मैथमेटिक्स और दूसरा मैथमेटिक्स, उसमें सिद्धांततः बड़े फर्क हैं। लेकिन कुछ में तो बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, वो सारे झूठ के गपोड़े हैं। वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वो इतिहास पढ़ाया जा रहा है। इतिहास के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, हमको विज्ञान के नाम पर, आविष्कारों के नाम पर भी जो पढ़ाया जा रहा है, उसमें कुछ तथ्यात्मक फर्क है। फिर समाजशास्त्र के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, अर्थशास्त्र के नाम पर जो पढ़ाया, राजनीति शास्त्र के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, चिकित्सा शास्त्र के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, विधि और न्याय के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा है, बहुत इसमें तो माने ये इतना बड़ा विषय है। और इसको बिना बदले हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करें, या व्यक्ति में, समाज में, विश्व में कोई परिवर्तन की बात करें, चेंज की बात करें, वो एकमात्र छलावा होगा, एक धोखा होगा, एक सपना होगा, एक कल्पना मात्र होगी। यहां से शुरू होगी, फिर आगे की, इससे सारी व्यवस्थाएं फिर प्रभावित होते हैं आगे तक की। आप लोग बार बार एक बात सुनते होगे, भाई जो है सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां पर जो है अशिक्षा है, इलिटरेसी है। जब तक जो है समाज शिक्षित नहीं होगा, समाज जागृत नहीं होगा, समाज जब तक प्रकाशित नहीं होगा, तो उसको जागृत, शिक्षित, प्रकाशित करने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए प्रयास ही नहीं हो रहा है। तो हम जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसको हमको गहराई से समझना है। और वो उस परिवर्तन के दहलीज पर स्वयं को पहले परिवर्तित करना है। उस परिवर्तन की यात्रा में, उस परिवर्तन के उस पूरे क्रम में स्वयं को रूपांतरित करना, स्वयं को परिवर्तित करना, और फिर एक ऐसे दिव्य समाज की सृजना। इस देश में हमको ये इतना बड़ा पुरुषार्थ इस दिशा में क्यों करना पड़ रहा है? तो कुछ चंद लोगों ने जिनकी निष्ठाएं इस देश में नहीं थी, उन लोगों ने आज से करीब 67 साल पहले एक ऐसा धोखा कर दिया, और दुर्भाग्य से हमारे देश के लोगों ने ऐसा मान लिया, एक ऐसा भ्रम फैल गया कि ये तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता होगा देश। अभी भी पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के बहुत बहसें चल रही हैं कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए,
तो कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था हो तो ठीक तो है। आज चीन यदि भारत से कहते हैं कि ताकतवर बनकर के उभर रहा है, तो चीन में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। वहां सिंगल पार्टी रूल है और वो भारत से आगे बढ़ रहा है। जिस हम अमेरिका की दुहाई देते हैं, वहां पर प्रेसिडेंशियल पॉलिटिकल सिस्टम है। पूरा देश मिलकर के वहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करता है, और वास्तव में लोकतंत्र में होना भी यही चाहिए। तो भारत का जो लोकतंत्र है उसमें इतने ज्यादा संशोधनों की जरूरत है कि यदि वो लोकतंत्र लागू हो जाता है तो फिर हमको ये राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में काम नहीं, फिर तो हमको और व्यक्ति के जागरण के लिए, व्यक्ति को प्रकाशित करने के लिए और व्यक्ति को समर्थ सबल चरित्रवान बनाने के लिए, एक आदर्श मनुष्य के रूप में विकसित करने के लिए, महामानव के रूप में तैयार करने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए वही करना पड़ेगा।